अब हम जिस सत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं वो प्रख्यात लेखक अरुण आनंद द्वारा लिखित पुस्तक जानिए संघ पर केंद्रित है। इस पुस्तक में श्री अरुण आनंद ने आरएसएस के कामकाज और दर्शन को बेहद सरल और रोचक ढंग से पाठकों के सामने रखा है। श्री अरुण आनंद एक बायलिंगुअल लेखक हैं और अब तक दर्जनों किताबें लिख चुके हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में शामिल हैं द सैफरन सर्ज, द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तालिबान, राम जन्मभूमि, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन इन इंडिया, 5 सरसंघ चालक और आरएसएस नेताओं एवं भारतीय नोबेल विजेताओं की जीवनियाँ। उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में 4 किताबों का अनुवाद भी किया है, जिनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब ऑडेसिटी ऑफ होप भी शामिल है। 3 दशकों से अधिक का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले श्री आनंद ने द स्टेट्समैन, दैनिक जागरण, मिड डे, आईएनएस और टीवी टुडे जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संपादकीय पदों पर कार्य किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर मिस्टर अरुण आनंद। और उनके साथ आज संवाद करेंगे श्री अनूप शर्मा। अनूप शर्मा is an award-winning strategic communication consultant with over 25 years of experience in public relations, political campaigns, and public policy. Anup currently advises WHO's PMNCH and the World Bank and serves on the board of CEDS India. He has led major campaigns for global brands like Coca-Cola and Google, as well as senior political leaders. Also a top 100 global PR influencer, he is a columnist, visiting faculty, and curator of TEDx and literary festivals. So thank you, Anup Sharma, and welcome to Mr. Anand on the stage as well. Over to you, Mr. Sharma, now for this very exciting session that we are keenly looking forward to. Thank you very much, and thank you very much for a warm introduction. You know, one of the biggest challenges one faces is that when you're sitting with somebody who is also a communicator and somebody who wants to communicate, the biggest problem happens that how do you start? So, in case of Arun Anand, I mean, just for everybody's benefit, he has written around, she has very beautifully introduced, but he has written more than dozen books and many articles, and that's why I said that's always challenge that how do you introduce a journalist, जिनके शब्द हमारे जो जान में ऐसे बसी रहती है कि बताना मुश्किल। ये उनकी किताब जो अंग्रेजी से फिर हिंदी में आई है, ये अभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हम चर्चा करेंगे और संघ के बारे में। तो बहुत लोगों ने पूछा कि ये किताब कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पर एक हमारा स्टॉल है ओम बुक स्टोर का, वहाँ पर ये किताब अवेलेबल है। और अरुण जी फिर इसके बाद लोगों से कुछ बात भी करेंगे, और जिन लोगों को साइन कराना है ये ऑथर का भी साइन होगा। तो अरुण जी, पहले तो नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें समय दिया इस टाइम में जब हम देख रहे हैं कि संघ के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ईयर है। 100 साल हो रहा है संघ का। तो अब ये बताइए कि लिटरेचर के माहौल में और जब हम अलग अलग तरह के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से घूम रहे हैं, आपको संघ का ये 100 साल आपके नज़र में कैसा रहा? पहले तो मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। ये जो किताब है, आई हैड रिटन इट ओरिजिनली इन इंग्लिश, इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन हिंदी, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन मराठी। और जहाँ तक 100 साल की जर्नी की बात है, तो देखिए ऐसा है कि आरएसएस के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस का अनऑफिशियल एस्टिमेट है उसके हिसाब से 50 मिलियन पीपल आर इन डेली फंक्शनिंग ऑफ आरएसएस, विच मीन्स 5 करोड़ लोग डेली फंक्शनिंग में हैं। इसकी कोई फॉर्मल मेंबरशिप नहीं होती, कोई फॉर्म नहीं भरा जाता, लेकिन उसके बावजूद जो है वो डिसिप्लिन में काम करती है। उसकी आइडियोलॉजी को लेके लोगों के जो है वो लोग उसके पक्ष में भी हो सकते हैं, विपक्ष में भी हो सकते हैं, बट आरएसएस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस किताब के माध्यम से मैंने जो है वो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश की है। ये बताने की कोशिश नहीं की कि आरएसएस बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। आयरॉनिकली आरएसएस के जो समर्थक हैं वो भी संघ को उतना ही ज़्यादा, उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है
जितनी कि संघ के जो क्रिटिक्स हैं उनकी है। सो इस मामले में ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी यूनिक है, और उसका एक कारण है, क्योंकि संघ के 4 या 5 कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल उसका कारण है। तो मैं ये 4 प्रिंसिपल जो पिछले 100 साल की जर्नी है और जो शायद अगले 100 साल की भी जर्नी रहेगी, उसको अगर आपको समझना हो तो आप संघ के 4 या 5 कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये रिटर्न प्रिंसिपल्स नहीं है। ये मैं पिछले 30 साल से संघ को ट्रैक कर रहा हूँ, उनके लोगों से मिल रहा हूँ, उनके क्रिटिक्स जो हैं वो भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो उन सभी से बात करके मुझे जो ये 4 या 5 कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स लगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आप शायद संघ को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। हालांकि सबसे बड़ी संघ के साथ इशू ये है कि जब तक आप आरएसएस का पार्ट नहीं होंगे तब तक आप आरएसएस को समझ नहीं सकते, बट विद दैट कैवेट पूरा नहीं समझ सकते। लेकिन फिर भी अगर आप एक आउटसाइड व्यू लेना चाहते हैं तो देखिए संघ के 4 या 5 कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो ये हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि आरएसएस का ऑब्जेक्टिव क्या है। आरएसएस 1925 में बना था। आरएसएस के और ये 4-5 प्रिंसिपल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक उनके आप कह सकते हैं इन कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स में कोई चेंज नहीं आया पिछले 100 साल में। दैट इज हाउ आरएसएस हैज एक्सपैंडेड सो मच। जिन लोगों को नहीं जानकारी है, कोई 10-12 छोटे बच्चों को, जो टीनेजर बच्चे थे, उसमें से कुछ 7-8 साल के भी थे, उसको लेके आरएसएस की नागपुर में 1925 विजयदशमी के दिन जो है वो शुरुआत हुई थी। मोहिते का बाड़ा एक जगह है वहाँ पर, तो वहाँ पहली आरएसएस की शाखा लगी थी। आरएसएस अपनी शाखाओं के थ्रू ही मेनली ऑपरेट करता है। आरएसएस की अभी 80,000 शाखाएं हैं। जिन्हें शाखा के बारे में नहीं मालूम है, वो 1 घंटे की डेली गैदरिंग होती है, 365 डेज अ ईयर, एग्जैक्ट टाइम पे होगी, और उसके अंदर फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ रहता है। तो 4 या 5 कोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स में जो मैंने डिसाइफर किए हैं उसके, वो ये हैं कि पहला, आरएसएस का ऑब्जेक्टिव क्या है। आरएसएस का ऑब्जेक्टिव ये है कि सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एवरीबडी शुड बी एबल टू रियलाइज हिज और हर ओन पोटेंशियल। उसमें कोई ये नहीं है कि कोई मंदिर जाए नहीं जाए, मस्जिद जाए, डजंट मैटर। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरएसएस। पहले भारतीय समाज का हो ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर भारत जो है वो पूरी दुनिया के समाज का ट्रांसफॉर्मेशन करे, ये ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, जब संघ का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए तो संघ समाप्त हो जाए, और जब इतिहास लिखा जाए तो कोई संघ का नाम भी ना ले। ये दूसरा प्रिंसिपल है, क्योंकि संघ का ये मानना है कि हम समाज का संगठन नहीं कर रहे हैं, हम समाज में संगठन नहीं है। वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द सोसाइटी, वी आर ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी। हम सिर्फ फैसिलिटेटर्स हैं। तो दूसरी जो है ये प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल ये है कि संघ जो है वो इसी वजह से जो है वो अपना, जिसको आप कहते हैं कि बेसिकली प्रचार भी नहीं करता है, या अपनी किसी भी एक्टिविटी का प्रचार नहीं करता है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि संघ की स्थापना 1925 में हुई और संघ का प्रचार विभाग 1990 के आसपास बना, 1990 के आसपास। और उस प्रचार विभाग की भी स्थापना जो की गई है वो इसलिए की गई है कि आप राष्ट्रीय विचारों का प्रचार करेंगे, आप संघ का प्रचार नहीं करेंगे। इसलिए जब राहुल गांधी या कोई भी और विपक्ष के नेता या संघ के क्रिटिक जो है वो संघ पर कोई भी आरोप लगाते हैं, तो संघ कभी भी उसका डायरेक्ट जवाब नहीं देता। सो दैट इज द रीजन। और जो लास्ट है, ठीक है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। संघ का मानना है कि समाज में 2 तरीके के लोग हैं, एक वो जो संघ में आ गए और बाकी वो जिनको आना है। तो इसलिए आरएसएस का कोई भी आरएसएस अजात शत्रु है, आरएसएस का कोई भी शत्रु नहीं है। इनफैक्ट जो आरएसएस के बहुत बिटर क्रिटिक हैं जो है, उनके बारे में आरएसएस का ये मानना है, चाहे वो राहुल गांधी हों या चाहे लेफ्ट के लोग हों, कोई भी जो भी वैचारिक रूप से जो है बहुत बिटर क्रिटिक है, उसके बारे में भी संघ जो है वो ये मानता है कि ये उनकी कमी नहीं है, ये कमी आरएसएस की है कि वो अभी तक उन तक पहुंच नहीं पाई और उनको कन्विंस नहीं कर पाई कि जो वो करना चाहते हैं वो देश हित में है। तो ये इस थॉट प्रोसेस के साथ बेसिकली जो है वो आरएसएस पिछले 100 साल से चल रही है। इसीलिए संघ पूरी दुनिया के इतिहास में अकेला ऐसा संगठन है जिसको 100 साल होने जा रहे हैं, जिसमें कभी सक्सेशन की लड़ाई नहीं हुई, जिसमें कोई इंटरनल बिकरिंग नहीं है। और 2-3 मैं आपको जुमले बता देता हूँ। फर्स्ट, जो वन लाइनर्स जो संघ में अनऑफिशियली इस्तेमाल होते हैं, जो जिससे कि संघ की जो कोर है वो एक्सप्लेन होती है। जैसे एक तो ये कहा जाता है कि संघ का स्वयंसेवक जो है वो मंच, माला और माइक,
तीनों से दूर रहेगा। इसीलिए आपको संघ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हंगरी नहीं दिखेंगे। संघ 2 लाख प्रोजेक्ट चला रहा है इस समय सोशल वेलफेयर के। अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन 2 लाख प्रोजेक्ट चला रही हो तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना पब्लिसिटी करेगी उसकी जो है। एंड दिस इज अक्रॉस दिस थिंग। संघ से इंस्पायर्ड एक संगठन है विद्या भारती, वो 25,000 स्कूल चलाता है जिसमें 35 लाख बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन करिए कि द काइंड ऑफ वनवासी कल्याण आश्रम जो ट्राइबल एरियाज में काम करता है जो है, दे आर रनिंग मोर देन 20,000 प्रोजेक्ट्स इन जो है 75,000, 1 लाख से ज़्यादा एकल विद्यालय चलते हैं, सिंगल टीचर स्कूल्स, जो जहाँ तक कि कोई नहीं पहुँच सकता, जहाँ प्रोबेबली इवन जो सैटेलाइट्स कैन नॉट रीच, वहाँ पे जो है उनके स्वयंसेवक जाके सिंगल टीचर स्कूल्स चलाते हैं। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल्स हैं वो। बहरहाल तो संघ चूंकि अपना प्रचार नहीं करता, इसलिए आप आजकल ट्विटर पे जैसे मोहन भागवत जो सरसंघ चालक है, जब वो कभी कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे उन्होंने मान लीजिए कह दिया कि भारत में सबका डीएनए एक है, तो यू सी अ ह्यूज पुश बैक ऑन दिस थिंग, ठीक है ना। अभी आपने देखा कास्ट सेंसस के ऊपर भी जो है ना एक बड़ा पुश बैक आ रहा है बेसिकली कि ये बीजेपी क्या कर रही है और संघ जो है वो क्या कर रहा है इस मामले में। एक और आपको बता देता हूँ, लोगों को एक मिसकंसेप्शन है और ये सीक्रेट है, आरएसएस के ऊपर 3 बैन लग चुके हैं और ये तो अभी 2014 में सरकार आई है जिसमें जो है मेजॉरिटी आई बीजेपी की, जो संघ से इंस्पायर्ड है। उससे पहले तो संघ ने हमेशा जो है वो बड़ी एडवर्स सिचुएशन के अंदर ही काम किया है, उसके बावजूद दे हैव बीन एक्सपेंडिंग। पहला बैन 48 में लगा था, दूसरा 75 में, तीसरा 92 में। और तो उसका एक सीक्रेट है जो संघ जो इतना जो है वो सरवाइव कर रहा है। लोग ये सोचते हैं कि आरएसएस एक एजेंडा सेट कर देता है, फिर उस पर पूरी सोसाइटी को मोबिलाइज करता है उल्टा। आरएसएस ये देखता है कि सोसाइटी का मूड क्या है और फिर जो सोसाइटी का मन है वो उसके हिसाब से काम करता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे के अपनी बात जो है इस प्रश्न का उत्तर समाप्त करूंगा। 1959 में आरएसएस ने पहला जो किसी भी हिंदू मंदिर को वापस लेना है उस पे जो पहला रेजोल्यूशन पास आरएसएस ने किया था वो 1959 में किया था काशी विश्वनाथ टेम्पल पे। लेकिन आरएसएस ने जो मूवमेंट लिया अपने हाथ में वो था राम जन्मभूमि का। तो काशी विश्वनाथ का लेना चाहिए था ना, लेकिन काशी विश्वनाथ का नहीं लिया क्योंकि समाज का मन ये था कि राम जन्मभूमि का मूवमेंट करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जो समाज करेगा जो है, क्योंकि वो तो जो समाज का मूड है वो उसके हिसाब से चलते हैं। इसलिए जो संघ के क्रिटिक हैं वो कई बार ये भी कहते हैं कि यार ये लोग तो बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं, आज इनका ये स्टैंड होता है कल ये कुछ चीज़ों के ऊपर जो है दूसरा स्टैंड ले लेते हैं। जैसे मगर मान लीजिए आप अर्ली 1990s को देखें तो जब वाजपेयी, जो बहुत सारे तो यंग लोग हैं यहाँ पर आप लोग भी पढ़ेंगे, मिड 1990s में जब वाजपेयी जी की सरकार आई, बीजेपी की पहली कोलिशन गवर्नमेंट, तो संघ का एक इंस्पायर्ड संगठन है स्वदेशी जागरण मंच, वो हर चीज़ में एफडीआई का विरोध कर रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। आज डिफेंस में भी हो रही है, इंश्योरेंस में भी हो रही है, आप खुद जो है यू आर फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। लेकिन आज तो संघ नहीं विरोध कर रहा उसका, क्योंकि संघ में कहा जाता है समय काल और परिस्थितियां जिस हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना, आप उसी के हिसाब से जो है वो करिए। और आप चूंकि समाज का संगठन कर रहे हैं तो जो समाज का मन है वो करिए। और उसके साथ ये भी नहीं है कि अब समाज अगर ओटीटी पे जो है वो पोर्न देखना चाहता है, मान लीजिए समाज का एक बड़ा हिस्सा, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक बड़ी कठिन हिंदी की टर्म है जिसको मैं हिंदी में मतलब आजकल लोगों को कठिन लगती है, आपको समाज के साथ चलना है लेकिन साथ में लोकमत का परिष्कार करना है। यानी कि जो सोसाइटी है उसको इट हैज टू बी मेड मोर वेल इन्फॉर्म्ड सो दैट इट कैन टेक बेटर डिसीजंस फॉर इट्स ओन वेलफेयर। बढ़िया अरुण जी, आपने आई एम श्योर कि एक जर्नलिस्ट की तरह रहे तो शोध का अलग तरीका होता है, एक राइटर और रिसर्चर अलग करता है, जर्नलिस्ट का अलग रहता है, आपने दोनों तरफ देखा है। तो आपने जो कुछ सीक्रेट्स बताए, जैसे एक सीक्रेट ये कि आरएस में शायद क्या स्टेज, माइक और तीसरा क्या बताया, मंच, माला और माइक से दूर रहते हैं। और फिर आपने कहा कि समाज में क्या चल रहा है उसका एजेंडा को लेके करते हैं। आजकल हम ये देखते हैं कि पिछले 10-12 साल से एजेंडा जो है नैरेटिव हम कहें, ये काफ़ी हद तक दूसरे माइक ने पकड़ लिया है, वो ट्विटर या एक्स हम जिसको बोलते हैं। तो अब समाज का एक वर्ग
जो ट्विटर पे या एक्स पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो नैरेटिव एक तरीके से सेट कर रहा है। तो जैसे आपने कुछ सीक्रेट्स बताए, तो आपके शोध में जो आपको भी क्या अचंभित किया, कुछ ऐसे आप सीक्रेट्स बताइए दैट संघ हो या इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे ये देखता है कि समाज में जो चल रहा है वो सिर्फ एक हवा नहीं है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या कहीं पर कुछ बदलाव का, तो उसको कैसे बदलता है? कुछ सीक्रेट्स निकालिए, मतलब जो आपकी किताब में तो काफ़ी कुछ है ही, लेकिन कुछ सीक्रेट्स जैसे आपने बताया कि ये 3, वो कुछ सीक्रेट्स हमसे कुछ शेयर करिए। देखिए, मैं आपको ना एक एनेक्डोट, वो मेरी इस किताब में नहीं है, वो जो मेरी इसके साथ ही एक और किताब है, द सैफरन सर्च, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आरएसएस लीडरशिप। तो संघ को जो हेड करते हैं उनको सरसंघ चालक कहा जाता है। वो 5 सरसंघ चालकों की जीवनी है जो अभी तक रहे हैं। छठे मोहन भागवत जी हैं। और संघ में ये, मतलब संघ डजंट प्रेफर बेसिकली कि जो भी कोई एग्जिस्टिंग व्यक्ति है उसकी जो है वो जीवनी लिखी जाए। तो मैं 2 आपको बड़ा इंसिडेंट्स बताता हूँ कि जिससे एक और मिसकंसेप्शन जो है वो दूर होगा। जो संघ के पहले सरसंघ चालक थे, जो जिन्होंने उस फाउंडेशन की, डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार, तो ये तय, तो जब 1925 में हुआ, 1926 से संघ की डेली शाखा लगनी शुरू हुई एक्चुअली। तो जब 2 साल 3 साल हो गए तो फिर ये हुआ कि भाई तब तक ब्रॉडली तय नहीं हुआ था। जो आप संघ का सेफ्रन फ्लैग देखते हैं या भगवा ध्वज देखते हैं, तो ये तय हुआ कि स्वयंसेवक थे, सबने कहा, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाओं में भी होता है कि जो व्यक्ति उसको शुरू करता है वही उसी को गुरु मान लिया जाता है। तो सबकी श्रद्धा भी थी डॉक्टर हेडगेवार को लेके, तो सबने डॉक्टर हेडगेवार को बोला कि आप इस संगठन के गुरु रहेंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि व्यक्ति के अंदर जो है ना वो कोई कमी आ सकती है, व्यक्ति जो होता है उसका डाउनफॉल भी हो सकता है। और व्यक्ति जो है, जैसे आज मान लीजिए मैंने कोई चीज़ कही, तो हो सकता है कि 10 साल बाद कोई ऐसी परिस्थितियां हों कि वो चीज़ जो है वो उस समय रेलिवेंट ना हो, या उस समय वो चीज़ ठीक ना लगे। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भगवा ध्वज को गुरु मानेंगे। तो पहला तो ये चीज़। अब भगवा ध्वज को गुरु बना लिया। अब आप सोचिए कि एक इतनी बड़ी संस्था है जिसके 6000 तो फुल टाइमर्स हैं, तो इसकी फंडिंग कैसे होती है? संघ किसी से भी डोनेशन नहीं लेता, किसी से भी नहीं। और तो ये तय हुआ कि भाई अगर ऑर्गेनाइज, और संघ की इसी वजह से ये ग्रोथ भी इतनी अच्छी इसलिए रही है क्योंकि वो किसी से भी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, जनसंघ हो, कोई भी हो, या कोई भी संस्था हो, कोई बड़ा उद्योगपति हो, कोई भी हो, वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो फंडिंग किसी से नहीं लेते। तो ये शुरू से क्लैरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखनी है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखनी है तो पैसे आएंगे कहाँ से? संगठन तो चलाना है ना, जो है कि भाई उसके जो अधिकारी हैं वो ट्रैवल भी करते हैं। तो 90% तो क्या है कि जो संघ की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसमें जो स्वयंसेवक होते हैं वो खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन फिर भी जो फुल टाइमर्स हैं, जो प्रचारक जिनको कहा जाता है, फिर आपके कार्यालय भी बने हुए हैं, वो भी चलाने हैं। तो कैसे करेंगे? तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर हेडगेवार ने, गुरुदक्षिणा का। तो साल में एक बार भगवा ध्वज लगाकर, और जब गुरु पूर्णिमा जो है वो भारतीय पंचांग के हिसाब से, इंडियन ल्यूनर कैलेंडर के हिसाब से जब चल रहे, गुरु पूर्णिमा के 15 दिन बाद तक जो है, और 10 दिन पहले तक, वो लगभग 1 महीने का टाइम, कोई भी व्यक्ति जो जीवन में कभी भी आरएसएस के साथ जुड़ा है उस सबको इनवाइट किया जाता है। वो आते हैं, एक सफ़ेद लिफाफे के अंदर जो है वो, अगर पुष्प रखना चाहें, फूल रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, वो 10 लाख रुपए रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, वो 1 रुपये रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। तो हर शाखा के लेवल पे ये होता है, वो उसके अंदर गुरुदक्षिणा करते हैं। और वो गुरुदक्षिणा जो है, जो आरएसएस का जो शाखा का हेड होता है, जो लोकल हेड होता है, वो उसको निकालता है, उसको काउंट करता है, उसकी लिस्ट बनाता है और ऊपर भेज देता है। आज तक एक सिंगल पैसे का जो है बेईमानी या कोई भी ऐसा हो कि हिसाब ना मिला हो, ऐसा नहीं हुआ। तो एक तो ये लोगों को नहीं मालूम है बेसिकली कि आरएसएस की फंडिंग, आरएसएस का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। आरएसएस के जो प्रचारक होते हैं फुल टाइमर्स, सेलिब्रेट होते हैं, शादी उन्होंने नहीं की होती, ठीक है ना, और एंड मोस्ट ऑफ देम आर पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड अबव। उसमें बहुत सारे आईआईटीएंस हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पीएचडी लोग हैं। इनफैक्ट अभी 26 अप्रैल को ही एक किताब रिलीज हुई है, द हिंदू मैनिफेस्टो। उसके लेखक स्वामी विज्ञानानंद है, जो है
who is an ex-IITian. He is the Joint General Secretary of VHP. संघ में ये कहा जाता है प्रचारकों को कि भाई आपको यू हैव टू हैव वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशंस, और बहुत सारे लोग उसमें से ऐसे हैं जो प्रचारक बनने के बाद भी पढ़ते हैं. यू हैव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है, तो बड़े हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे आपको संघ के जो प्रचारक हैं जो है, बट दे नेवर वियर इट अप ऑन देयर स्लीव. बहुत सारे ऐसे हैं जो मैं जानता हूँ. मेरे अभी गुवाहाटी में एक संघ के प्रचारक हैं, रोड स्कॉलर, ठीक है ना, कैम्ब्रिज से बेसिकली जो है पीएचडी की है, और वो आदमी एक झोला टांग के, ठीक है ना, और गुवाहाटी से लेके और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर कवर करता है. और अगर आप चले जाएं वो जिस तरीके से रहते हैं जो है, अभी संघ का कार्यालय आपको बहुत बड़ा बना हुआ दिल्ली में दिख गया, लेकिन आप अंदर जाएंगे और आपको दिखेगा तो दे लिव अ वेरी स्पार्टन लाइफ. अब मैं उस पर आ रहा हूँ, क्यों स्पार्टन लाइफ जीते हैं? उनको ये लगता है कि यार ये स्वयंसेवकों का पैसा है जिससे कि हमारे को मिल रहा है, तो इसकी एक एक पाई जो है ना वो करनी है. एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ. संघ के जो पांचवें सरसंघ चालक थे सुदर्शन जी, तो सुदर्शन जी की चप्पल टूट गई. अब वो क्या करें कि बार बार, सरसंघ चालक थे वो, ठीक है ना, वाजपेयी जी की सरकार भी आ चुकी थी, मतलब उन्होंने इतनी बार उस चप्पल को जुड़वाया अपनी मोची से, और वो नई चप्पल लेने को तैयार नहीं है, एक 300 रुपए की या 400 रुपए की, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक ये चप्पल चल सके. फाइनली एक दिन जब भोपाल में जब वो थे और वो कहीं जा रहे थे, तो मतलब उस चप्पल के टुकड़े टुकड़े ही हो गए जब, तो तब स्वयंसेवकों ने जबरदस्ती उनको जो है वो चप्पल पहनाई. और ये बात कहीं जो है कोई ऐसा नहीं है कि कहीं बड़ा चढ़ा के बड़ी किंवदंतियों के अंदर जो है जैसे हमारी आज़ादी से पहले कई नेता रहे जो है जिनकी सिंप्लिसिटी की हम बड़ी कहानियां बना बना के हमारे को सुनाएगी, वो उनके लिए एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है. बेसिकली इट कम्स नेचुरल टू देम. और एक आपको छोटा सा एनेक्डोट और बता देता हूँ, ये भी जो आपने मिस्ट्री का पूछा, तो संघ के जो तीसरे सरसंघ चालक थे, थर्ड चीफ, एग्जैक्ट वैसे चीफ मेंटोर कहना चाहिए जो है, लेकिन तो ये जो तीसरे सरसंघ चालक थे, तो उन्होंने एक दिन वो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर से नीचे उतर रहे थे. ये बात है 1970s की, क्योंकि वो 1973 में बने थे. तो जब वो नीचे उतर रहे थे, तो एक बड़े पुराने प्रचारक जो थे वो खड़े हुए थे, फुल टाइमर, ओल्ड से थे, तो वो किसी से बात कर रहे थे. तो इधर से बाला साहब देवरस सीढ़ियों से नीचे उतरे, उधर वो खड़े हुए हैं, तो उन्होंने चलते चलते कान में सुना, ही जस्ट ओवरहर्ड कि वो प्रचारक उनसे ये कह रहे थे, अपने जो साथी हैं उनसे, कि यार अब हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम इतने टाइम से 30 साल से संघ में हैं, अब संघ में कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो अब कैसे हम लोग अडेप्ट करें इस चीज़ को या कुछ वो जो है. तो बाला साहब देवरस आगे गए, फिर वापस आए, फिर आके उन्होंने उस प्रचारक का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि उनका नाम लेके, यू कैन मेंड टिल द एंड. तो आप सतत परिवर्तनशील हैं, तो इसलिए संघ के लोग बड़ी तेजी से अडेप्ट करते हैं चीज़ों को जो है. दैट इज हाउ दे हैव बेसिकली काइंड ऑफ बेसिकली 3 बैन भी हो गए और सब वो है. और मैंने तो स्टडी किया है कि अच्छा, मजे की बात यह है कि जब जब संघ पे बैन लगा है, तब तब जो है वो संघ की जो ग्रोथ है, जब बैन हटता है तो इट बेसिकली ग्रोज मल्टीपल टाइम्स. और जब जब संघ की इंस्पिरेशन वाली बीजेपी पावर में आती है, तब तब संघ को दिक्कत होती है, क्योंकि संघ में मजाक में ये कहा जाता है कि लोगों को ये लगता है कि आरएसएस इज अ बैकडोर टू बीजेपी, ठीक है ना, और बैकडोर टू पावर, क्योंकि उनको लगता है कि चलाते तो यही है सारे के सारे. आपने उस पे, मैं एक्चुअली अगला सवाल मेरा था, ये देखा जाता है कि बीजेपी का सीधा अगर आरएसएस से जोड़ा जाए तो बीजेपी, मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी में देखा जाए वो, तो क्योंकि आप उसी पर है, अगर मैं पूछूं ये रिलेशनशिप क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए ऐसा है कि इसको भी मैं वो कर देता हूँ. तो मैं आपको एक छोटा सा जो बता रहा था उसको, तो संघ में ना एक मजाक में चलता है ये चीज़ जो है, संघ के इंटरनल सर्कल्स कह लीजिए या जो भी वो है, कि जब जब बीजेपी की सरकार आती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षार्थी कम हो जाते हैं, टिकटार्थी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना. तो इसलिए देखिए क्या है कि संघ और बीजेपी का रिलेशनशिप बड़ा सिंपल सा है कि बीजेपी, देर आर अराउंड 3 डजन ऑर्गेनाइजेशंस, लगभग 36 संगठन ऐसे हैं जिनको कुछ लोग संघ की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. संघ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता, संघ मानता है ये हमसे इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है. तो आरएसएस जो है वो सिर्फ शाखा लगाता है, वो एक फैक्ट्री है, उसमें से कार्यकर्ता निकलते हैं,
कार्यकर्ता का जिस फील्ड में जाने का मन होता है वो जाता है, उसको एजुकेशन में काम करना है तो एजुकेशन में करे, लेबर में काम करना है, ट्रेड यूनियन में काम करना है, और पॉलिटिक्स में काम करना है तो पॉलिटिक्स में काम करे। और उनकी तरह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको बीजेपी में ही जाना है, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। इसका मैं आपको भी एक उदाहरण भी दूंगा, जो है कि संघ ने सभी राजनीतिक दलों के साथ अच्छे से काम किया, मतलब सभी राजनीतिक दलों ने संघ के साथ अच्छे से काम किया। अब ये रिलेशनशिप ये है कि जब इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि है, जब 1951 में जनसंघ बना, भारतीय जनसंघ बना, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी वो जनसंघ बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं थे, उनका आरएसएस से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था। वो संघ के सेकंड चीफ के पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में ये कांग्रेस की पॉलिसीज ठीक नहीं है, तो हमें लगता है कि एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है बनाओ, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास वेयर विदॉल नहीं है बनाने का। उन्होंने बोला ठीक है, हम अपने कुछ कार्यकर्ता आपको लोन पे देते हैं, आप ले लो कार्यकर्ता। तो उन्होंने दे दिए कार्यकर्ता, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, अडवाणी भी थे, दीनदयाल उपाध्याय थे, सुंदर सिंह भंडारी थे। तो वो कार्यकर्ता आ गए, उन्होंने, क्योंकि संघ के लोगों को संगठन खड़ा करने का काम आता है, तो उन्होंने संगठन खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद 1977 में, जो यंगस्टर है वो शायद जानते होंगे या नहीं, जनता पार्टी में मर्जर हो गया जो है जनसंघ का। फिर 1980 में जब जनता पार्टी की सरकार टूटी तो बीजेपी बनी। सिंपल रिलेशनशिप ये है कि बीजेपी के अंदर जो संगठन मंत्री होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज, वो आरएसएस अपनी तरफ से कुछ जो उनके लोग हैं, फुल टाइमर्स जो हैं, प्रचारक, उनको भेजता है। और वो इसलिए भेजता है क्योंकि बीजेपी उनसे मांगती है। जिस दिन बीजेपी उनसे मांगना बंद कर देगी, वो भेजना बंद कर देंगे। तो इस पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक पुस्तक है विमर्श भारत का, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो 2018 में विज्ञान भवन में आरएसएस के जो मौजूदा सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, उनका एक 3 दिन का सेशन हुआ था, ओपन सेशन था, जिसमें Q&A सेशंस भी थे। तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि आरएसएस के जो लोग हैं वो आप सिर्फ क्या कहते हैं बीजेपी को ही देते हो, बाकी पार्टियों को क्यों नहीं देते हो? तो उसमें मोहन भागवत जी ने कहा कि बाकी पार्टियों ने हमसे मांगे ही नहीं, कोई हमसे मांगेगा तो हम उस पर बिल्कुल विचार करेंगे और देंगे। और एक थोड़ा आरएसएस और कांग्रेस का रिलेशनशिप भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा है कि अगर आप कभी आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाएं, तो नागपुर में जो है, तो उसमें आरएसएस के एक स्टॉलवर्ड थे दत्तोपंत ठेंगड़ी, उनके नाम से एक ऑडिटोरियम बना हुआ है। तो ठेंगड़ी जी का वहाँ पे एक पूरा का पूरा वो लगा हुआ है क्रोनोलॉजिकली, जो उनका लाइफ के जो मेन वो थे। ही वॉज अपॉइंटेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंटक। इंटक किसकी यूनिट है? कांग्रेस की ट्रेड यूनियन है, इन 1951। ठीक है, ये बाकायदा लिखा हुआ है वहाँ पे। और वो आरएसएस के प्रचारक थे उस समय। तो जो इंटक के लोग थे, और इंटक एक बड़ी कांग्रेस की यूनियन थी, ट्रेड यूनियन थी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी। तो वो आए और उन्होंने पूछा ठेंगड़ी जी से कि आप, उन्होंने बोला हमारे को आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप आओ हमारे साथ काम करो। तो ठेंगड़ी जी ने पूछा जो दूसरे आरएसएस चीफ थे उनसे कि भाई वो कह रहे हैं मैं जाऊं, पर ये लोग तो 48 में तो बैन लगाया इन्होंने हमारे पे, और हम लोगों को घरों से निकाल निकाल के मारा इन लोगों ने, और इतने बिटर क्रिटिक है हमारे, और ये कह रहे हैं इंटक में आगे काम करो। तो गुरुजी ने बोला जाओ करो काम, कोई बात नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग तो अजात शत्रु हैं। लेकिन जब वहां पे जाके काम करोगे तो तुम्हारी लॉयल्टी 100% वहां के प्रति रहनी चाहिए। संघ के प्रचारक के तौर पे काम मत करना वहां पे, ठीक है ना, इंटक के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम करना। तो ठेंगड़ी जी वहां गए, ठेंगड़ी जी ने वहां काम किया, ट्रेड यूनियन जो है कैसे बनाए काम किया जाता है वो सीखा। 55 में भारतीय मजदूर संघ सेटअप किया। अब वो इंटक कहीं नहीं है, भारतीय मजदूर संघ इज द लार्जेस्ट। दूसरा इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि आरएसएस के एक स्टॉलवर्ड थे एकनाथ रानाडे। तो कन्याकुमारी जो लोग गए हैं, जिन्होंने वहाँ पे विवेकानंद स्मारक देखा है, तो 1962-63 में उनको काम दिया कि आप विवेकानंद स्मारक बनाइए, क्योंकि विवेकानंद जी के आई थिंक 100 ईयर्स जो है ना उनकी जयंती हो रही थी। तो उन्होंने पूरे देश में घूम के 1-1 रुपया लेके बनाया। उसका उद्घाटन हुआ तो कौन गए? तत्कालीन राष्ट्रपति गए। राष्ट्रपति किसका था? कांग्रेस का था। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां गई। और आप विवेकानंद स्मारक की साइट पे जाके देखिए कि विजिटर बुक के अंदर उन्होंने क्या लिखा। और उन्होंने जो मीटिंग वहां पे अटेंड की,
उसके अंदर एक पूरा रिव्यू कि कैसे ये बना, क्या विवेकानंद केंद्र कर रहा है, वो किसने प्रस्तुत किया? वो एकनाथ रानडे ने प्रस्तुत किया। और एक लास्ट उदाहरण आपको बता देता हूँ। 1980 में मीनाक्षीपुरम के अंदर तमिलनाडु में 800 शेड्यूल्ड कास्ट थे, उन्होंने इस्लाम को अपनाया। तो उसको लेके एक देयर वाज एन आउटरेज इन द कंट्री। तो ये तय हुआ कि भाई ये कन्वर्जन को रोकने के लिए विराट हिंदू सम्मेलन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, संघ ने बनाई वो ऑर्गेनाइजेशन। उसने पूरे देश में सम्मेलन किए। दिल्ली में बोट क्लब पे सम्मेलन हुआ, 5 लाख लोग आए थे। आप उठा के देखिएगा, पुरानी उसमें मिल जाएगा। विराट हिंदू सम्मेलन के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह कौन है? आप लोग जानते ही हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। 75 में जब संघ पे प्रतिबंध लग के क्रैकडाउन हो रहा था इमरजेंसी में, तो डॉक्टर करण सिंह इंदिरा गांधी की कैबिनेट में थे और हेल्थ मिनिस्टर थे। और उसकी विराट हिंदू सम्मेलन के जनरल सेक्रेटरी कौन थे? अशोक सिंघल। अशोक सिंघल आरएसएस के प्रचारक थे, बाद में विश्व हिंदू परिषद में रहते हुए उन्होंने राम जन्मभूमि मूवमेंट को लीड किया। उस समय वो दिल्ली के प्रांत प्रचारक आरएसएस में कहा जाता है, वो थे। तो प्रणब मुखर्जी भी हैं, प्रणब मुखर्जी जी को भी, प्रणब मुखर्जी भी आए वहां पे जो है, ठीक है ना। तो संघ को कोई और संघ को किसी की एंडोर्समेंट की जरूरत भी नहीं है, किसी की वैलिडेशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्या है कि संघ को कौन सा इलेक्शन लड़ना जाके। और दूसरा जो लोग कहते हैं ना कई बार कि संघ, देखिए एक, लेकिन जो ये एक मिसकंसेप्शन बना है, कंसेप्शन ये है कि संघ जो है रिमोट कंट्रोल बीजेपी का उसके हाथ में है। जो संघ चाहता है वो तय करता है, ठीक है ना। जैसे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का जो है वो तय नहीं हो पा रहा है, तो अभी अनाउंस नहीं हो पा रहा है, तो बार बार ये हो रहा है कि संघ और बीजेपी में बन नहीं रही है बात, ठीक है। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि संघ से इंस्पायर्ड amidst the 3 dozen organizations, BJP is also one of them, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि आप जाइए ऑटोनोमसली काम कीजिए, आपको कोई हमारे से कोई मदद चाहिए तो हम मदद करेंगे, और अगर आप अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम अपनी टाइम और एनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को कहीं और लगाएंगे। ये जो आपने इस पे जो 3 दर्जन बोला, तो इससे मेरे 2 सवाल थे। एक जो पहले आपने बताया था मेन टिल द एंड, तो कुछ एक चीज़ें हैं कि चप्पल जैसे जोड़ते रहें। अब संघ का करीब 3 दर्जन से ऊपर अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आज के संदर्भ में इतने बड़े संस्था और फिर इतने सारे संस्थाओं को एक साथ कैसे जोड़ के रखता है, और फिर ये ओवरलैप कहाँ पर होती है, चाहे वो कार्यशैली में बोले, वर्क कल्चर। चलिए आपने बताया कि आरएसएस का बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संस्थाओं को चलाना और फिर छोटे संस्थाओं 3 दर्जन से ऊपर, तो ये कैसे मैनेज होता है? देखिए इसका एक और मैं आपको वन लाइनर बताता हूँ कि संघ में और संघ से जुड़े जितने भी, संघ के जितने भी कार्यकर्ता जो हैं, जिनको कुछ साल जिन्होंने बिता लिए, उनके बीच में एक फ्रेज चलता है, वो है सूचना मिली तो सोचना बंद, ठीक है ना। कि जो सूचना आ गई उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन ये होता कैसे है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, संघ में ना जो है वो कंसेंसस अप्रोच है, तो एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, उसके लिए कितना मर्जी समय लग जाए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल लोग जो संघ को ज्वाइन करते हैं आजकल, उनको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है इस चीज़ से कि यार जो काम 3 घंटे में हो सकता है उसको ये लोग 3 साल लगा देते हैं, ठीक है ना। मैं आपको 2 उदाहरण इसके बताता हूँ, जिसकी वजह से क्या है कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि ऊपर से कोई सूचना आ जाती है, कोई डायरेक्शन आती है और फिर सारे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सरसंघ चालक संघ को नहीं चलाते, संघ का स्वयंसेवक सरसंघ चालक को चलाता है। ये मैं आपको इसके क्विक 2 उदाहरण दे देता हूँ। डॉक्टर हेडगेवार जो है, उन्होंने जब स्वयंसेवकों ने ये तय कर लिया कि भाई एक हम सरसंघ चालक, संघ में एक ही बार साल में पूरे जो है वो सरसंघ चालक प्रणाम होता है कि जिसमें स्वयंसेवक सरसंघ चालक को प्रणाम करेंगे झुक के। डॉक्टर हेडगेवार ने मना कर दिया कि नहीं होगा, तो क्योंकि वो कह रहे थे कि व्यक्ति को वो नहीं देना। लेकिन संघ के जो उस समय का जो टॉप ब्रास था, बाकी जो कार्यकर्ता थे 1930s में, उन्होंने तय करके डॉक्टर हेडगेवार को ये कहा कि आप संस्थापक होंगे तो होंगे, लेकिन संघ को संघ का स्वयंसेवक चलाएगा। स्वयंसेवकों ने तय कर लिया है कि सरसंघ चालक प्रणाम होगा तो होगा। उसके बाद हालांकि डॉक्टर हेडगेवार के बाद ये हुआ कि गुरुजी जो दूसरे सरसंघ चालक थे, उन्होंने ये कहा कि बस उन्हीं के लिए साल में एक बार होगा। वो वर्ष प्रतिपदा जब नया साल और डॉक्टर हेडगेवार की जयंती होती है उस दिन होता है, और उसको वो आद्य सरसंघ चालक प्रणाम कहते हैं। आद्य मतलब द डिसीज, द पर्सन हु इज नॉट देयर एनीमोर, पहली चीज। दूसरा, मैं खुद इस चीज का जो है एक तरीके से विटनेस कह लीजिए, मैं था वहां पर।
कुछ साल पहले आपको ध्यान होगा कि सबरीमाला का एक डिसीजन आया था केरल में, जिसमें यह था कि महिलाओं को सबरीमाला टेम्पल में एंटर करने देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए। तो संघ की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है प्रतिनिधि सभा, वो साल में एक बार मिलती है मार्च में। तो ग्वालियर में उनकी मीटिंग थी, तो 1500 के करीब लोग उसमें थे डेलीगेट्स। तो उसमें रेजोल्यूशन पास होना था, तो सबरीमाला पे रेजोल्यूशन आया। अब 4 बजे समझ लीजिए शाम को रेजोल्यूशन आया, तो ये था कि ठीक है रेजोल्यूशन पे थोड़ी चर्चा होगी और उसके बाद पास करके 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया को बता देंगे। तो 5:30 बजे मैसेज आया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। हुआ ये वहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ, रेजोल्यूशन आया, 1500 लोग बैठे हुए हैं, सरसंघ चालक स्टेज पे बैठे हुए हैं और जो सर कार्यवाह है यानी कि नंबर 2 वो भी बैठे हुए हैं। तो अब 1500 लोगों में से एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा जी मैं तो एग्री नहीं करता इस रेजोल्यूशन से। तो उन्होंने बोला बोलिए भी क्या है आपकी आपत्ति, उन्होंने जो भी बोला। अब डिस्कशन शुरू हुआ उस पर। शाम को 6 बजे बैठक खत्म होनी थी, रात को 9 बजे तक बैठक चली। वो एक आदमी कन्विंस होने को तैयार नहीं है, सब उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बोला जब तक कन्विंस नहीं होगा तब तक रेजोल्यूशन पास नहीं करेंगे। वो डिस्कशन अगले दिन फिर सुबह शुरू हुआ 8 बजे और फिर सुबह 11 बजे जाके, इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों ने माना कि ये व्यक्ति जो प्रस्ताव में चेंज करने के लिए कह रहा है वो सही है, तो प्रस्ताव को चेंज किया गया और प्रस्ताव को पारित किया गया। तो जब, और संघ की पहले खाकी शॉर्ट्स होती थी, अब संघ में जो है वो ब्राउन पैंट्स हैं। तो खाकी शॉर्ट्स को हटाने की डिस्कशन आपको जान के हैरानी होगी कब शुरू हुई, 1972 में। और वो हटी कब, जहां तक मेरे को ध्यान है शायद 2018-19 के आसपास, ठीक है ना। जब तक एक एक स्वयंसेवक को कन्विंस नहीं कर लेंगे, ठीक है ना, तब तक चेंज नहीं करेंगे। सो ये जो आपने कहा ना कि व्हाई एवरीबॉडी इज ऑन बेसिकली दिस थिंग, ठीक है ना। और तीसरा जो है एक जो वो है संघ का जो संगठन मंत्र जिसको बोलते हैं ना, सीक्रेट ऑफ द संघ ऑर्गेनाइजेशनल, अगर 2 शब्दों में कहना हो तो वो है इनफॉर्मल रिलेशनशिप। संघ में लोग, अगर आप एक बार चले गए देन यू विल बी टेकन, आप उसके बाद बाहर निकल जाइए, संघ को गाली निकालिए, जो मर्जी करिए, पर आप एक बार अगर स्वयंसेवक बन गए, आपकी चिंता, आपके परिवार की चिंता, आपके स्वास्थ्य की चिंता, सारी चिंताएं, आपको कोई जीवन में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ हो रहा है, संघ के 1000, 2000, 10,000 स्वयंसेवक आपको खड़े हुए मिलेंगे हमेशा। तो ऐसा जब सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क जब आपको मिलता है और इनफॉर्मल और स्वार्थहीन है, और वो शुरू से संघ में यही कहा जाता है कि भाई अपनी चमड़ी और अपनी दमड़ी घिस के काम कर सकते हो तो आओ, वरना मत आओ। तो क्या है, देखिए जो भी बिना स्वार्थ का किया हुआ काम होता है ना, वो हमेशा एक्सपैंड होता है। और दूसरी चीज ये है कि जो राजनीति में क्यों इतनी ज्यादा सिर्फ उटव्वल होती है, कोई भी पार्टी हो, कोलेशन बनते हैं, कोलेशन टूटते हैं पार्टियों में, क्योंकि स्वार्थ है ना, सत्ता का स्वार्थ है। यहाँ पे सत्ता का स्वार्थ नहीं है, यहाँ पे त्याग है। इसलिए ये आप निस्वार्थ सेवा, या बोलिए कि जब एक बार कोई संघ स्वार्थ से जुड़ गया तो वो देखते हैं। अब इसके ये जो मेरा लास्ट क्वेश्चन मैं इससे लूँगा कि ये उस समय के लिए एक तरह से रिलेवेंट था जब समाज में बहुत चीज़ों की कमी थी कि मेरा कोई ध्यान रखना चाहिए, मेरे बाद क्या होगा, या कभी मैं परिस्थिति वैसी रही कि मैं नहीं कर पाऊँ तो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी। अब जब समाज बदला है तो बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो सरकार या दूसरी संस्थाएं हैं, मतलब मैं गवर्नमेंट का ही तरफ बोलूँगा, दे आर टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो बेसिक नीड्स जो थी वो बदल गई है और अब वो पार्ट गवर्नमेंट कर रहा है। तो इसमें अब जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ आरएसएस इन टुडेज टाइम? ठीक है, वो शॉर्ट्स से अब फुल स्लीव्स, फुल ट्राउजर्स आ गए हैं, या फिर अब माइक के बदले चलिए वो एजेंडा सोशल मीडिया और उसका, लेकिन व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ आरएसएस टुडे इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट? देखिए रेलिवेंस मुझे लगता है एक ही चीज़ की जो है वो रेलिवेंस है कि अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लें तो क्या हो रहा है कि और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी यही हो रहा है, जैसे जैसे सोसाइटी में इवोल्यूशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉल्ट लाइंस बढ़ रही हैं, ओपिनियंस आर वेरी शार्पली डिवाइडेड।
और धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें ये है कि अगर तुम मेरे से सहमत नहीं हो तो तुम मेरे दुश्मन हो। ये डिस्कोर्स किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि जो संघ का पूरा टेक्सचर है, जो संघ की पूरी फिलॉसफी है, वो इन फॉल्ट लाइंस को एक तो क्रिएट होने से रोकती है। दूसरा ये है कि इन फॉल्ट लाइंस को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश भी करती है। संघ ने अभी एक वर्टिकल शुरू किया सामाजिक समरसता के नाम से। ऐसे ही एक वर्टिकल है संघ ने जिस पे काफ़ी फोकस है, वो है, नाम थोड़े वो मुश्किल देते हैं, जो मतलब नॉर्मल लोगों को लगते हैं, वो कुटुंब प्रबोधन कहते हैं उसे, या परिवार प्रबोधन। कि जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी डीह्यूमनाइज्ड हो रही है। फैमिली में अगर आप लोग जाते हैं और देखते हैं कि सभी लोग देखते होंगे कि 3 लोग फैमिली के डिनर पे गए होंगे, तीनों आपस में व्हाट्सएप पे ही जो है वो जोक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। सो देयर इज अ डीह्यूमनाइजेशन। तो ये डीह्यूमनाइजेशन को रोकना, जो फैमिली वैल्यूज़ को रिटेन करना, हमारी कल्चरल रूट्स के साथ जुड़े हुए रहते हुए भी प्रोग्रेसिव होना, और एक मतलब एक समाज के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बना के रखना, बेसिकली जो है कुल मिलाकर बेसिकली एक ऐसी, देखिए सोसाइटी को, चाहे वो ग्लोबल सोसाइटी हो चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, उसको सिर्फ एक ही मंत्र प्रोटेक्ट कर सकता है, जो संघ का मंत्र भी है, संघ उसको डेली प्रैक्टिस भी करता है और संघ डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है और सिखाता भी है। वो ये है कि मुझसे पहले मेरा परिवार, मेरे परिवार से पहले मेरा समाज। तो ये रेलिवेंस मुझे लगता है कि संघ इज द, मैं ये नहीं कह रहा हूँ संघ इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, बट संघ इज अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रोपोगेटिंग दिस मंत्र। बड़ा मतलब ये आपने बोला दैट जो 3 लोग हैं, तीनों परिवार के, आज मैं एक एडिटोरियल टाइम्स ऑफ इंडिया में जग सुरैया जी, काफ़ी लोग पढ़ते होंगे, उनका है, वी हैव नेवर हैड सो मेनी फ्रेंड्स इन आवर लाइव्स एंड वी आर नेवर सो फ्रेंडलेस। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू वुड रिलेट। लाइक होता है कि चलो चलो कम फ्रेंड्स आते हैं, फिर दोनों अपने टैबलेट या फ़ोन पे लेकर के खेलेंगे। सो एंड वही है, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ दिस पैराडॉक्स इज डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द नेटवर्किंग इट प्रोवाइड्स। तो एक चीज़ इसमें थोड़ा सा अब अलग लेते हैं, क्योंकि आपने ये पहले अंग्रेज़ी में लिखी थी, फिर इसको हिंदी में किया। बहुत सारे यंग ऑथर्स भी हैं और काफ़ी लोग ऑनलाइन भी देखते हैं। तो अब मैं आपका दूसरा पहलू, क्योंकि आप जर्नलिस्ट रहे हैं और फिर अब आपने ये किताब भी लिखे हैं, तो आपके लिए अगर मैं बोल सकता हूँ कि एक एक्सेस का थोड़ा इजी रहा होगा आपके लिए, प्लस आपको शोध करने में भी, रिसर्च करने में भी, एक आपको पता है कि एक जर्नलिस्ट जो अभी आपने पढ़ाई की या फिर जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी सारे आप रहे हैं बड़े बड़े में, तो एक सिस्टम बना था कि कोई भी चीज़ के पीछे एक रिसर्च किया जाता है। तो फॉर लॉट ऑफ पीपल वो राइट बुक्स या ब्लॉग्स लिखते हैं, व्लॉग्स, आजकल वीडियो, हम बात कर रहे हैं बॉम्बे में भी वेव्स क्रिएटर इकॉनमी के ऊपर में पूरा एक इवेंट हो रहा है। तो आजकल प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमारा देश सबसे बड़ा स्टोरी टेलर्स का है, हर चीज़ में स्टोरी है। तो अब इसमें आप एक यहाँ पर थोड़ा अपना जर्नलिस्ट और ऑथर वाला रूप से बताइए कि किस तरीके से शोध किया जाए, जो इतनी गंभीर और इसमें तो आरएसएस वाले किताब में तो काफ़ी शोध के लिए चीज़ें मिलती थी, बट मिसकंसेप्शन थी, पर एक नॉर्मल अगर ऑथर किताबें लिखते हैं तो किस तरह के बेसिक 3-4 आप सजेशंस अगर देना चाहते हैं यंग ऑथर्स को, या जो भी बड़े बुजुर्ग भी है जो लोग आजकल लिखते हैं अलग तरीके से फेसबुक, लिंक्डइन सब में, उनके लिए क्या होना चाहिए एज अ स्टोरी टेलर? मैं नॉन फिक्शन के बारे में बात करता हूँ ना, देखो तो ये आपने अच्छा ये स्टोरी टेलर, सॉरी आजकल ये स्टोरी टेलर वर्ड मतलब मैं भी लिखता हूँ। स्टोरी टेलर जरूरी नहीं है कि सिर्फ कहानी, मतलब हर एक चीज़ कहानी है उसमें। You have to tell a story whenever you are writing a book, whether it is fiction or whether it is non-fiction. देखिए एक चीज़ तो मेरे को सबसे पहली बात तो ये है, जो आपकी मातृभाषा है उसका लिटरेचर आपको जब तक आप नहीं पढ़ोगे, चाहे वो फिक्शन में हो चाहे वो नॉन फिक्शन में हो, तब तक आपकी वैसी ग्रास्पिंग नहीं होगी। अगर आप हिंदी के हैं, गुजराती के हैं, बंगाली के हैं, अगर आपकी ठीक नहीं है तो उसको ठीक कर लो भाई और पढ़ लो, उसके अंदर बहुत अच्छा लिटरेचर है, ठीक है। वो वही आपको बेसिकली अल्टीमेटली जो है ना, आपके ब्रेन की असली खुराक वही है बेसिकली, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, आप लिखिए किसी भाषा में। मैं अपने आप को मूलतः हिंदी का पत्रकार मानता हूँ और मैंने ज़्यादा समय अंग्रेज़ी में बिताया, ज़्यादा किताबें भी अंग्रेज़ी में लिखी हैं क्योंकि मार्केट की डिमांड वो है। दूसरी चीज़ ये है, देखिए जो पहली किताब लिख रहा है व्यक्ति, उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड। डोंट ट्राई टू राइट द बेस्ट बुक, जस्ट ट्राई टू राइट अ गुड एनफ बुक। जब आप 7, 8, 10 किताबें लिख लेंगे ना, तब आपको ये पता चलने लगेगा कि अब थोड़ा जो है ना ग्रिप आ रहा है,
क्राफ्ट ऑफ राइटिंग पे। ये 10-12 किताबों के बाद पता चलता है। तो इसलिए 12 किताबों तक आप अपने आप को अप्रेंटिस मान के चलिए। एंड जस्ट बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड, बेस्ट किताब लिखने की कोशिश मत करिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो एक डोमेन अपना आप चुन लीजिए, किस डोमेन में आप करना चाहते हैं, लेकिन कृपया करके डोमेन आप वो चुनें, वो सिर्फ जो आपका ही मन है सिर्फ उसी से नहीं, बट जरा प्रकाशकों से भी बात कर लें कि मार्केट कैसे इमर्ज हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली किताब आपने लिखी और बिकी नहीं और वो नहीं है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, ठीक है ना। सो इट इज़ लाइक 15 लोगों पे हमने ही बांट दी गिफ्ट में, और इट इज़ लाइक प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड। तो आप भी डीमोरलाइज हो जाओगे, मोटिवेटेड नहीं रहोगे लिखने के लिए। थोड़ा मार्केट को जो है फैक्टर इन कर लीजिए। मैं तो सब हमेशा, मेरी जो पब्लिशर से बात होती है अपने, मैं हमेशा उससे पूछता हूँ तुम ये बताओ मार्केट में रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, फिर मेरा जो डोमेन है मैं काम उसी में करूँगा, लेकिन मैं उसको थोड़ा अडेप्ट करूँगा उस चीज़ के ऊपर जो है। तो एक ये चीज़ है। और पहली किताब जो आपने लिखनी है, बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ 2 लाइन के अंदर। 60,000 वर्ड की किताब होती है, 220 पेज होते हैं 60,000 वर्ड की किताब में। इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो प्रकाशक जो है उसकी इकोनॉमी को सूट नहीं करेगा, और इससे ज़्यादा बड़ी किताब लोग आजकल पढ़ते भी नहीं हैं जो है, अनटिल आप कोई बहुत एकेडमिक काम कर रहे हो। और आपको 1,000 वर्ड जो है वो हर हफ्ते लिखने हैं। 60 हफ्ते आप लिखेंगे तो 60,000 वर्ड आपके हो जाएंगे। और जब आप लिखने के लिए बैठे हैं तो पिछले वाले को एडिट करने की कोशिश मत करिएगा, ना ही अपनी किताब को एडिट करने की कोशिश करिए। आप लिखते जाइए, उसमें रेपिटिशन भी होंगे, सब कुछ होगा। डोंट थिंक, जस्ट डॉट इन बेसिकली 60, 70, 80,000 वर्ड्स। उसके बाद उस किताब को आप मत एडिट करिए कृपया करके, क्योंकि आप राइटर हैं, आप एडिटर नहीं है। 99.99% ऑफ द पीपल कमिट दिस मिस्टेक इन क्राफ्ट ऑफ राइटिंग बुक्स, कि आप खुद ही एडिट करना शुरू कर देते हो। अरे भाई, तुम राइटर हो, तुम एडिटर नहीं हो। और जो राइटिंग में आपने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, इट इज़ लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। आप उसमें से एक पैराग्राफ भी किसी से खिसकाओगे तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर खिसक जाएगा। तो इसलिए एक जो या तो प्रोफेशनल एडिटर को हायर कर लीजिए, और नहीं तो जो प्रकाशक होगा उसके पास एडिटर होगा ही, तो वो ये काम करेगा। आपका काम सिर्फ लिखना है। और प्राइमरी सोर्सेज को जो है वो कोट करिए। आजकल फॉर्चुनेटली जो है वो इंटरनेट पे ही 90% सोर्सेज आपको जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। और आप एक और अपने को गलत फहमी से दूर रखिएगा, वो ये है, 2 गलत फहमियाँ जो होती हैं वो व्यक्ति को, एक तो मैं किताब लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। यू आर चोजन एज अ मीडियम। इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द गॉडेस सरस्वती दैट यू आर चोजन एज अ मीडियम। मैं जब अपनी राइटिंग्स पे मैं देखता हूँ, और मेरे को पता है, हर आदमी को पता होता है अंदर से उसकी औकात क्या है। मुझे भी पता है मेरी औकात क्या है। मुझे पता है मैं ये नहीं लिख सकता जो लिखा गया है, सो आई डोंट ओन इट। और ये बिल्कुल सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ रहिए कि ये माँ सरस्वती की कृपा है हमारे पे, ये जिस भी आप उससे बिलोंग करते हैं जो है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप दुनिया में कोई भी नई नॉलेज क्रिएट नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर नॉन फिक्शन में जितना कुछ है सब लिखा जा चुका है, आप सिर्फ उसको कोलेट कर रहे हैं। तो इसलिए इस ज्ञान का दंभ भी मत रखिएगा जो है। सो यू आर बेसिकली कोलेटिंग इट, रीपैकेजिंग इट, रीफॉर्मेटिंग इट। और लास्ट चीज़ ये कि कई बार ये होता है मेरे साथ, खासकर जो नए ऑथर्स हैं मेरे, उनसे इंटरेक्शन होता है अनुप जी, तो उनको लगता है यार इस विषय पे तो कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं, ठीक है। तो कई बार लोगों का मन होता है उस विषय पे किताब लिखने का, लेकिन वो नहीं लिखते क्योंकि उनको लगता है यार इस विषय पे तो इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब जैसे मान लीजिए आप ही ने बीजेपी जैसे है, 2 किताबें, जैसे मान लीजिए आरएसएस पर ही है, आजकल हर कोई लिख रहा है आरएसएस पे, लेकिन फिर भी देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ अ गुड बुक। सीरियल्स तो टीवी पे इतने सारे बनते हैं ना जो है, तो वहाँ भी इसका सीजन 1 सीजन 2 ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 हाँ, चलता है। तो इसलिए जो है उसको करिए और enjoy the process of doing it. Take somebody as a mentor if you can, वो Okay. आपको हैंड होल्डिंग करे। ऑलमोस्ट लाइक आपने संक्षिप्त में पूरा मास्टर क्लास दे दिया। और आई थिंक वन ऑफ द की थिंग विच यू सेड इज दैट रीड, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। मतलब और मैं देखता हूँ जैसे यहाँ हम ही लोग भी जब क्यूरेट करते हैं, अब कुणाल द वे ही उसने फेस्टिवल किया है इसका क्यूरेट, तो काफ़ी लोगों से डिस्कशन होते रहता है करते। और मतलब एक ऑडियंस में जैसे हम शिवानी बैठी हैं, तो शिवानी गुड़गांव मॉम्स का मैं इनके साथ काफ़ी देखता हूँ। मतलब ये मुझे लगता है महीने में एटलीस्ट 2 से 3 बुक स्टोर, इनका करीब 40 से 40,000 का एक पूरा समूह बना हुआ है। यहाँ से इनपुट्स लेते हैं, देन शी क्यूरेट्स सो मेनी इवेंट्स। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ऑथर से आप मिलिए जो लोग करें। तो आई थिंक और फेस्टिवल वगैरह में इस तरह से बहुत फ़ायदा होता है कि आपको इंगेज करने का मौका मिलता है, यू गेट टू नो।
हाउ प्रोग्राम्स, बहुत को लगता है कि यार ये क्या टॉपिक ले लिया या कैसे कर दिया, बट इसी का जैसे इनको ने 10 से आपकी कितने ये 12वीं किताब है ये? हाँ मतलब अब तो मैंने काउंट करना छोड़ हाँ, दिया है। हाँ, वही हो जाता है कि आप देर आर स्कोप, एवरीथिंग इज अ स्कोप, और जैसे वो लाइक्स और खाली शेयर्स पे है इंपॉर्टेंट, बट वही खाली नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू। आई थिंक इसके साथ ही हम अब खत्म करते हैं सेशन टाइम। मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जिन लोगों की आरएसएस के बारे में लगातार और जानने की इच्छा हो, मतलब किताब में लिमिटेड चीज़ें आती हैं, तो मैं मनी कंट्रोल के अंदर एक मेरा हर फ्राइडे को कॉलम छपता है, वो पिछले एक डेढ़ साल से छप रहा है, और हर एक वीकली कॉलम है जो हर फ्राइडे को छपता है जिसका नाम है आरएसएस फैक्ट्स। तो आज भी वो आया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा मैं एक कॉलम लिखता हूँ संगनॉमिक्स के नाम से, विच इज़ अ फोर्टनाइटली कॉलम इन दिस थिंग मनी कंट्रोल अगेन। तो ये जो कॉलम है इट टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड व्यू ऑफ बेसिकली द आरएसएस। तो जिनकी भी रुचि हो, वो चाहें तो इस कॉलम को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।